तो आज हम हर्षद मेहता की कहानी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। उन्हें हिंदुस्तानी शेयर मार्केट का बिग बुल भी कहा जाता था, है ना? जी बिल्कुल, बिग बुल। और ये सारी मालूमात जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो मकसद ये है कि समझें कि कैसे एक मतलब आम पस मंजर से आने वाला शख्स हिंदुस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल हुआ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा कैसे उठाया। वो 4000 करोड़ का घुपला, जो आज के हिसाब से तो शायद 24,000 करोड़ बनते हैं। बाप रे! और फिर उसका जवाल और उसके क्या असरात हुए, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बनना। जी, और वो सनसनीखेज इल्जाम भी जो उसने उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव पर लगाया था, सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं उनकी इब्तिदाई जिंदगी से। गुजरात में पैदा हुए, फिर मुंबई आ गए। जी, वालिद साहब का कारोबार था जो ज़्यादा कामयाब नहीं रहा, माली मुश्किलात थीं, तो शायद इसी वजह से हर्षद में बहुत जल्दी अमीर बनने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। अच्छा, तो पहले तो छोटी मोटी नौकरियां की। सुना है न्यू इंडिया इंश्योरेंस में क्लर्क भी थे। हाँ, वहीं से स्टॉक मार्केट में उनकी दिलचस्पी शुरू हुई और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो जाबर बनेंगे। जाबर यानी जो एक्सचेंज फ्लोर पर अपने लिए खरीदो फरोख्त करता है। बिल्कुल। और सुना है शुरुआत में पी अंबालाल नामी ब्रोकर से मदद भी मांगी थी, लेकिन जल्द ही वो मार्केट की चालें समझ गए। और फिर वो अंदरूनी मालूमात यानी इनसाइडर ट्रेडिंग का इस्तेमाल। जी, जैसे वो प्रीमियर ऑटो वाली बात, वो फैक्ट्री गए, देखा कितनी गाड़ियां बन रही हैं और अंदाजा लगाकर पहले ही शेयर्स खरीद लिए। वाह! और पंप एंड डंप स्कीमें भी तो थीं। हाँ, कम कीमत वाले शेयर्स खरीदकर उनकी मसनूई तौर पर डिमांड बढ़ाकर कीमत ऊपर ले जाना और फिर ऊंचे दामों पर बेच देना। इसी दौरान अपनी फर्म भी बनाई, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। जी, ग्रू मोर, क्लाइंट्स का एतमाद जीता। लोगों ने मिस्टर अंदरुल्लब भी कहने लगे थे। लेकिन एक बड़ा नुकसान भी हुआ था शुरू में, ब्लैक थर्सडे। हाँ, 18 मार्च 1982 काफी नुकसान हुआ, लेकिन वो जल्दी वापस आ गए। उनकी टक्कर फिर मनोमानक जैसे लोगों से हुई। ब्लैक कोबरा, SPIC स्टॉक पर काफी जंग चली थी। लेकिन असल कहानी तो शायद मनी मार्केट स्कैंडल से शुरू होती है ना? बिल्कुल, बैंकों के दरमियान जो मुख्तसर मुद्दत के कर्जों का लेन देन होता था, वो उस मार्केट में दाखिल हुए। और यहाँ उन्हें एक बड़ी कमजोरी नजर आई। जी, बैंक जब आपस में डील करते थे तो पैसा कुछ वक्त के लिए ब्रोकर के पास रहता था। हर्षद ने इसी दौरान वो बैंकों का पैसा जो अरबों में होता था, आर्जी तौर पर स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। हो, और फिर आई जाली बैंक रसीदें, फेक बैंक रिसीट्स या BRS। ये क्या चीज थी? देखिए, उसने कुछ छोटे बैंकों जैसे बैंक ऑफ कराड़, मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, उनके साथ मिलकर जाली रसीदें बनवाई। जाली रसीदें मतलब ये कागज पर दिखाता था कि इसके पास सरकारी बॉन्ड्स हैं, जबकि असल में नहीं होते थे। उन जाली कागजात की बुनियाद पर वो बड़े बैंकों से पैसा लेता था। और वो पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में। ACC का शेयर याद है? हाँ, 200 रुपए से सीधा 9,000 रुपए तक। बिल्कुल, वो इसी पैसे से शेयर्स खरीदकर कीमतें आसमान पर पहुंचाता, फिर शेयर्स बेचकर बैंक का कर्ज वापस करता और मुनाफा अपनी जेब में। तकरीबन 4,000 करोड़ का घोपला था ये। नाकाबिले यकीन, 4,000 करोड़। तो यही वो दौर था जब वो बिग बुल कहलाया। वर्ली में वो 15,000 मुरब्बा फीट का अपार्टमेंट, समुंदर के सामने 29 लग्जरी गाड़ियां, लेक्सस, BMW, कहते हैं हिंदुस्तान में पहली लेक्सस इसी ने इंपोर्ट की थी। और मुल्क का सबसे बड़ा टैक्स दहिंदा भी बन गया, सालाना 24 करोड़ टैक्स। जी, लगता था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर जवाल कैसे शुरू हुआ? देखिए, सिस्टम जो है ना, वो आखिरकार हरकत में आता है। RBI को जुलाई 1991 में ही इन BRS के गलत इस्तेमाल का शक हो गया था। उन्होंने तहकीकात शुरू की, कानून सख्त किए। फिर भी वो रुका नहीं। वो SBI से 500 करोड़ लेने वाली बात। हाँ, दिसंबर 1991 में उसने SBI से ये रकम ली और मुबैना तौर पर रिकॉर्ड में गड़बड़ करने के लिए एक एहलकार R सीतारामन को रिश्वत भी दी। लेकिन ये बात छुपी नहीं रही। नहीं, अप्रैल 1992 में SBI को पता चल गया कि उनके खातों में 500 करोड़ रुपए कम है। हर्षद पर शदीद दबाव आया कि पैसे वापस करो। और इसी दौरान सहाफी सचिता दलाल ने बिल्कुल, 23 अप्रैल 1992 टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका आर्टिकल छपा और बस पूरे मुल्क में तहलका मच गया। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ होगा। जबरदस्त हंगामा हुआ। हुकूमत पर दबाव बढ़ा, इनकम टैक्स, RBI, CBI सब पीछे लग गए।
और मार्केट का क्या हुआ? मार्केट क्रैश हो गई और जून 1992 में हर्षद और उसके भाई अश्विन मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं हुई। गिरफ्तारी के बाद उसने वो बड़ा इल्जाम लगाया था वजीर आजम पर। जी, जून 1993 में राम जेठमिलानी उनके वकील थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जाम लगाया कि वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव ने केस दबाने के लिए उनसे 1 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। एक ऑडियो टेप का भी दावा किया था। इस इल्जाम का क्या बना? तहकीकाती एजेंसियों ने उसे मुस्तरद कर दिया, कहा कि यह तहकीक से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तो अंजाम क्या हुआ हर्षद मेहता का? कानूनी कार्रवाई बहुत लंबी चली, कई साल मुकदमे चलते रहे, कई बार जेल गए, रहा हुए। आखिरकार 31 दिसंबर 2001 को वो जेल में ही थे जब दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। तो क्या कहें आखिर में, वो एक धोखेबाज था या एक ज़हीन शख्स जिसने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया? ये बहस तो शायद चलती रहेगी। कुछ लोग उसे जीनियस मानते हैं जिसने सिस्टम को समझा, कुछ उसे फ्रॉड कहते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू शायद उसका नतीजा है। बिल्कुल, सबसे गैर मुतवक्कुन नतीजा। इस स्कैंडल ने बैंकिंग और स्टॉक मार्केट की सारी कमजोरियां, सारी खामियां सामने लाकर रख दी। और इसी वजह से इस्लाहात हुई। जी, बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स हुए और सबसे बड़ी तब्दीली थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का कयाम। एक बिल्कुल नया, शफाफ, कंप्यूटराइज सिस्टम। पुराने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मुकाबले में जो ज्यादातर मैनुअल था। हाँ, BSE में जोड़ तोड़ आसान था, NSE टेक्नोलॉजी पर मबनी था, निगरानी सख्त थी, शफाफियत ज्यादा थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर्षद मेहता स्कैंडल ने अनजाने में हिंदुस्तानी कैपिटल मार्केट्स को मॉडर्न बनाने में अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल, ये एक अजीब सी बात है ना, कि एक शख्स के ज़ाती लालच और सिस्टम के इस्तेसाल पर मबनी इक़दामात नादानिस्ता तौर पर मुल्क के पूरे मालियाती निज़ाम में इतनी बड़ी और कहा जा सकता है कि मजबूत तब्दीली का बाइस बन गए। वाकई ये सोचने वाली बात है।